हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा एनसीईआरटी सीरीज का लेक्चर है, जिसके अंदर हमने एनसीईआरटी की जो किताबें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हमारे यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, उन सभी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उनको कंप्लीट किया है। 6th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है वो भी हमने अभी तक कंप्लीट की है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये हमारा 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका ये 5th चैप्टर है, जिसके अंदर हम लेजिस्लेचर की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अभी तक हम ओवरव्यू लेने की अगर कोशिश करें, अभी तक हमने इस बुक के अंदर जिन चैप्टर्स को कवर किया है, आप देखिए कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में भी जाना जाता है। लिविंग डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को समय के साथ में जो चेंज हैं वो किए जा सकते हैं, जो कुछ नई बातें हैं वो अडॉप्ट की जा सकती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको ऐड किया जा सकता है। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो वो हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सेकेंड चैप्टर में हमने राइट्स के बारे में देखा। बेसिकली जो राइट्स अवेलेबल हैं हमारे जो पर्सन्स हैं, उनको जो राइट्स हैं, जैसे आप इस कंट्री की इंडिया के नाम की कंट्री के आप अगर सिटीजन हैं, तो यहाँ सिटीजन होने के नाते आपको जो कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं वो मिलते हैं। अब राइट्स क्या हो सकते हैं, रीजनेबल क्लेम्स को राइट्स बोला गया है। अब वो राइट्स यहाँ पे आपके कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हैं, कुछ आपको पॉलिटिकल राइट भी हैं। तो इस तरीके से राइट्स के बारे में, और डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उन सब के बारे में हमने देखा सेकंड चैप्टर के अंदर में। स्टूडेंट्स, इलेक्शन सिस्टम के बारे में हमने थर्ड चैप्टर में देखा था कि कैसे यहाँ पे इलेक्शन है वो डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट तरीक़ों से इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे कौन से जो इलेक्शन है वहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। जैसे आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो हमारे द्वारा जो इलेक्टेड जो पीपल्स होते हैं, जो हमारे द्वारा चुने गए हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वो लोग वहाँ पे वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो उन सब के बारे में हमने देखा। राज्यसभा के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो राज्यसभा का इलेक्शन भी आप देखिए स्टूडेंट्स कि वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि राज्यसभा के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके द्वारा वहाँ पे वोटिंग की जाती है। तो इन सब के बारे में, इलेक्शन सिस्टम के बारे में, इलेक्शन सिस्टम में किस तरीके की चेंजेज की ज़रूरत है, उसके लिए एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की अगर हम बात करें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके बारे में देखा, उसके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में देखा कि कैसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, फिर वो वहाँ पे जो वोटिंग की एज है उसको रिड्यूस करके 18 ईयर किया गया। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो वोटिंग की एज है वो रिमूव की गई। तो वोटिंग की एज को रिड्यूस करने की वजह से यहाँ पे जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हुआ। इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश होती है। मल्टी मेंबर बॉडी के बारे में अगर हम बात करें, उसके बाद में फिर से इसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया, और फिर लेटर फेज में 93 एंड 94 के समय में इसको बाद में फिर से मल्टी मेंबर बॉडी बनाया जाता है। प्रेजेंट समय में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं पोस्ट के रूप में, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इनकी यहाँ पे जो पावर एंड पोजीशन है उनके बारे में हमने चैप्टर के अंदर देखा। इसके बाद में अगर हम बात करें फोर्थ चैप्टर की, तो स्टूडेंट्स फोर्थ चैप्टर एग्जीक्यूटिव के बारे में था। वहाँ हमने एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में देखा। वहीं हमने उसी चैप्टर में जो ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट का जो वर्क है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है
उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड जो स्कीम है उसका जो उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, कोई भी लूप होल है अगर स्कीम के अंदर में तो उसको वहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। इस तरीके का जो मेजर वर्क है सिविल सर्वेंट्स का, चाहे आप किसी भी सर्विस से रिलेटेड देखिए, तो उनका यहाँ पे वर्क के रिलेटेड बात की गई कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनका काम एग्जीक्यूट करना होता है ग्रास रूट लेवल पे। फिर हमने सिविल सर्विस के रिफॉर्म्स के बारे में देखा, डिफरेंट टाइप में जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन होते हैं उन सब के बारे में देखा, चाहे वो यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं हर एक स्टेट के अंदर में। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी स्टेट्स का अपना एक सिविल सर्विस का एक प्रोसीजर है जिसको स्टेट ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोगों को इंडक्ट किया जाता है वहाँ पे। तो उन सब के बारे में हमने चैप्टर 4 के अंदर देखा था एग्जीक्यूटिव सिस्टम के अंदर में। आज अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे लेजिस्लेचर सिस्टम की। स्टूडेंट, लेजिस्लेचर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेजिस्लेचर सिर्फ एक लॉ मेकिंग प्रोसेस ही नहीं है, वहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस के दौरान आपको जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो कोऑपरेशन हो, चाहे अपोजिशन पार्टी का कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी को अपोज करना हो, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी लेजिस्लेचर के इस प्रोसेस के अंदर में। लेजिस्लेचर के अगर प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पे एक हाईएस्ट फोरम के रूप में वर्क करता है। वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है, डेलिब्रेशन किया जाता है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको वहाँ पे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन के थ्रू वहाँ पे जो अपडेट करना है वो किया जाता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस है। आप देखिए कि जब भी आपने पार्लियामेंट के जो डिफरेंट सेशंस हैं उनको अगर आपने कवर किया है या अगर आपने टीवी के ऊपर उनका जो सेशंस है उसकी जो प्रोसीडिंग है वो अगर आपने देखी है, तो अगर आपने वो प्रोसीडिंग अगर आपने देखी है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है। उसी पार्लियामेंट के अंदर हमको देखने को मिलता है कि कैसे वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल रखने की कोशिश की जाती है, कैसे वहाँ पे एग्जीक्यूटिव है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि क्वेश्चन आवर होगा। क्वेश्चन आवर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 0 आवर होता है, 0 आवर के अंदर काफ़ी जो नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। फिर वहाँ पे एजेंडा ऑफ द डे के रूप में आपको देखने को मिलता है, हर एक दिन का कोई ना कोई एजेंडा होता है कि आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है, आज एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करनी है, तो वहाँ पे उनको डिस्कस किया जाता है। तो पार्लियामेंट में इस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है उसको अकाउंटेबल रखने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ विंटर सेशन, बजट सेशन, इन सभी जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। आपको ज़रूर थोड़े ही समय के लिए देखनी ज़रूर चाहिए। आज प्रेजेंटली समय तो आप देखिए कि यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें हमारे जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, आप देखिए कि ये भी एक काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं ये जो रिकॉर्ड करना, इनके रिलेटेड इनका एक स्पेशल चैनल होना, जैसे लोकसभा और राज्यसभा चैनल हुआ करते थे, बाद में उनको मर्ज करके संसद टीवी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहाँ पे लाइव प्रोसीडिंग जब भी होती है तो ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिलता है उनके बारे में। ऑल ओवर इंडिया के अंदर उनका जो यहाँ पे जो डिबेट किया जाता है, जो भी वहाँ पे आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं वो सभी लोगों के पास पहुँचते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है उसको मोर अकाउंटेबल रखने में ये हेल्प करता है। सेकंड, लोगों को अवेयरनेस आती है कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है वो वर्क करती हैं, इसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस है वो जनरेट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये सब हमको पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलेगा। आज हम इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें, इस चैप्टर के अंदर हम लेजिस्लेचर के बारे में क्या हम रीड करेंगे, उनकी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट यहाँ पे लेजिस्लेचर का सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑर्गन है। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
किस तरीके से लेजिस्लेचर है जो लॉ मेकिंग प्रोसेस के रूप में ही ना होके और भी बहुत सारे ऐसे जो कोऑपरेशन हैं। आप देखिए कि कभी गवर्नमेंट के द्वारा कोई बिल लाया जाता है, कभी गवर्नमेंट के द्वारा कोई बिल है वो प्रपोज किया जाता है किसी भी हाउस के अंदर में, तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा अपोजिशन पार्टीज में कुछ ऐसी रीजनल पार्टी होंगी, कुछ ऐसी अपोजिशन पार्टी होंगी, वो वहाँ पे वॉक आउट करेंगी या वो प्रेजेंट नहीं रहेंगी उस समय में, सेशन के समय में पार्लियामेंट हाउस के अंदर में। तो वो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वहाँ पे उनका कोऑपरेशन किया जाता है। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, कोऑपरेशन, डेमोस्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं लेजिस्लेचर के अंदर में। तो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए लेजिस्लेचर का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे हम फंक्शन एंड पावर्स के बारे में देखेंगे पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट के अंदर जो बाइकैमरल सिस्टम है, जो हमारे यहाँ पे 2 हाउस होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा का जो वर्किंग प्रोसीजर है वो डिफरेंट है लोकसभा से। लोकसभा किस तरीके से डिफरेंट है राज्यसभा से। जैसे आप देखिए कि जो हमारा बजट है, बजट हमेशा लोकसभा के अंदर जो पास किया जाता है, लोकसभा के अंदर ही उसको रखा जाता है। आपको देखने को मिलेगा एक मनी बिल है, मनी बिल के अंदर जो राज्यसभा है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे डाउनग्रेड है, राज्यसभा को कम्प्लीटली पावर नहीं है मनी बिल के अंदर में। तो ऐसे काफ़ी सारे बिल आपको देखने को मिलते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा मनी बिल के रूप में उनको प्रपोज किया जाता है, मनी बिल के द्वारा ही उनको रखा जाएगा। आप देखिए कि अगर हम बात करें लेटेस्ट समय की, तो आधार एक एक्ट हुआ करता है, आधार का एक्ट आया था 2016 के समय में। 2016 में जो आधार का एक्ट आया उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, मनी बिल के रूप में उसको प्रपोज किया था। तो उससे रिलेटेड जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसको क्लेम किया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इससे रिलेटेड केस है वो फाइल किया था कि कैसे आप आधार को एक मनी बिल के रूप में यहाँ पे प्रपोज कर सकते हो। मनी बिल के बारे में यहाँ पे आर्टिकल 109 और 110 है, इनके बारे में इनमें बताया गया है कि मनी बिल क्या होता है। तो यहाँ पे इनके बारे में हमको यहाँ पे चैप्टर में हम देखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे कोई बिल है उसको प्रपोज किया जाता है। बिल को यहाँ पे प्रपोज करने के साथ ही वो बिल कैसे प्रेसिडेंट का जब उसको असेंट मिलता है तो वो एक एक्ट बन जाता है, वो यहाँ पे कानून बन जाता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे और उसके बारे में हम देखेंगे कि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है क्वेश्चन करके। कुछ ऐसी जो पावर्स है, काफ़ी सारे ऐसे टूल हैं जिसमें आप देखिए कि फाइनेंशियल पावर भी है। जो फाइनेंशियल पावर में आप देखिए कि जो बजट है वो प्रपोज किया जाता है हमेशा पार्लियामेंट के अंदर में। पार्लियामेंट के अंदर बजट प्रपोज करने की वजह से यहाँ पे पार्लियामेंट जो बजट के एलोकेशन के लिए मोर पावरफुल है। फिर अगर बजट का अगर प्रोसीडिंग है, बजट का अगर जो पैसा है उसको अगर कहीं पे मिसयूज किया जा रहा है या ओवर यूज करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऑफिस है जिसको हम बोलते हैं कैग। कैग नाम की एक ऑफिस है, कैग के द्वारा उन वहाँ पे जो वर्किंग है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। तो उन सब के बारे में यहाँ पे देखेंगे और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर में कि कैसे पार्लियामेंट अपने जो लोग हैं, जो उसके लेजिस्लेचर प्रोसेस है, इसी के अंदर उसके जो लोग हैं उनको किस तरीके से पार्लियामेंट रेगुलेट करता है, उनको किस तरीके से कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर हर एक पार्टी का अपना एक व्हिप होता है, हर एक पार्टी का अपना एक डेकोरम होता है। तो वहाँ पे जो पार्टी के मेंबर हैं उनको वो डेकोरम फॉलो करना होता है। पार्टी के जो मेंबर हैं उनको डेकोरम फॉलो करना किस तरीके से, आप देखिए कि अगर पार्टी की विप के द्वारा ये बात बोल दी गई कि इस बिल के अपोज करेंगे, हम इस बिल का अगर हम अपोज करेंगे तो वहाँ सभी पार्टी मेंबर्स को उस बिल का अपोज करना होता है। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर वहाँ पे कोई मेंबर के द्वारा अगेंस्ट द पार्टी लाइन जाके कोई एक्टिविटी की जाती है तो वहाँ पार्टी की विप के द्वारा या लीडर ऑफ द पार्टी के द्वारा वहाँ पे जो चेयरमैन होंगे या प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उनको बोला जा सकता है कि हमारे इस मेंबर को आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, कि अगर आप डिस्क्वालीफाई कर दोगे क्योंकि इसने अगेंस्ट द पार्टी लाइन जाके एक्टिविटी की है। इसके अलावा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं जो किसी भी हाउस के, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनका मेन वर्क है डेकोरम को मेंटेन करना,
हाउस के अंदर में जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन है वो मीनिंगफुल वे में हो सके। मीनिंगफुल वे में अगर डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन हो सकेगा तो उसका जो आउटकम है वो कुछ निकल सकेगा और जो बिल हैं उनके ऊपर डिस्कशन अच्छे से हो सकेगा। तो इसकी वजह से डेकोरम मेंटेन करने की पावर भी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। अगर कोई पर्सन है या अपोजिशन पार्टी के कोई लीडर हैं, उनके द्वारा हाउस का अगर डेकोरम ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो उनको यहाँ पे उनके द्वारा डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया जा सकता, बट उनको सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके द्वारा आपको हर एक सेशन के अंदर इस तरीके से देखने को मिलेगा कि कैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा कुछ ऐसे मेंबर्स जिनके द्वारा जो डिस्टरबेंस है वो क्रिएट किया जाता है हाउस के अंदर में, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये ऐसे कुछ टूल हैं जिनके थ्रू पार्लियामेंट अपनी जो खुद के इसके मेंबर हैं उनको रेगुलेट करता है। पार्लियामेंट इनसाइड द पार्लियामेंट एक जो डिसिप्लिन है, जो डेकोरम ऑफ द हाउस है उसको मेंटेन रखता है। इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक टूल है। आप देखिए कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो उसके थ्रू यहाँ पे एक एक्ट है, दल बदलू कानून है, वो लाया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली अगर अगेंस्ट द पार्टी लाइन जाके कोई एक्टिविटी की जाती है तो वहाँ पे इनको डिस्क्वालीफाई करने का यहाँ पे अधिकार है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बातें हैं, ये कुछ टूल्स हैं पार्लियामेंट के पास में जिनके थ्रू वो अपने मेंबर्स को कंट्रोल करता है। तो ये यहाँ पे हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ स्टार्ट करें अगर चैप्टर को, तो सबसे पहले यहाँ इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। क्या पार्लियामेंट हर एक कंट्री के अंदर में पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है या जो संसद है उसका होना क्यों ज़रूरी है। आप देखिए स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट है वो मैक्सिमम जो डेमोक्रेसीज हैं, मैक्सिमम ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे जो बिल है उसको प्रपोज किया जाता है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि लेजिस्लेचर सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। लेजिस्लेचर के अंदर लॉ मेकिंग का फंक्शन तो सबसे कोर फंक्शन है, बट इसके अलावा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो सभी का सेंटर के रूप में यहाँ पे पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट के अंदर आपको एक्शंस हैं, वॉकआउट हैं, प्रोटेस्ट हैं, डेमोस्ट्रेशन हैं, अनैनिमिटी है, कंसर्न्स हैं एंड कोऑपरेशंस हैं। ये जो सभी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के सभी इम्पोर्टेंट यहाँ पे पिलर्स हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगी। आपको वॉकआउट देखने को मिलेगा कि कुछ पार्टीज यहाँ पे वॉकआउट कर देंगी। कुछ पार्टीज इवन बजट सेशन के दिन भी जो जिस दिन बजट यहाँ पे प्रपोज किया जाता है उस दिन भी वॉकआउट कर देती हैं। वो आपको काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। आप देखिए कि कभी कभी जो अपोजिशन पार्टी है वो वॉकआउट कर देंगी। प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का कंटिन्यू प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कोई बिल लाया गया, बिल के अंदर अगर ऐसा कोई क्लोज है जो यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ को लग रहा है कि उनके वोट बैंक के अगेंस्ट है, या इस तरीके से लग रहा है कि ऐसा कोई यहाँ पे बिल लाया गया है जिसके थ्रू यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो हमारा देश का बेसिक आर्किटेक्चर है उसको ख़राब करने, आर्किटेक्चर मीन्स द कोई बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं, जो हमारा बेसिक यहाँ पे डेकोरम है, ब्रदरहुड है, सोशल हार्मनी है, उसको यहाँ पे ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट करते हैं। बट मैक्सिमम प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलते हैं कि मैक्सिमम प्रोटेस्ट अपोजिशन का जो मेन वर्क होता है वो अपोज करना ही होगा। वो यहाँ पे मैक्सिमम जो बिल्स हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको यहाँ पे आपको अपोज करते हुए दिखाई देंगे। डेमोस्ट्रेशन अनैनिमिटी की बात की गई है। कोऑपरेशन आपको देखने को मिलता है। काफ़ी बार कुछ ऐसे बिल होते हैं, कुछ ऐसे कानून होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किए जाते हैं, उनका जो अपोजिशन पार्टी होगी वो भी उस बिल को यहाँ पे सपोर्ट करती है। जैसे आप देखिए, जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेटेड जो बिल है वो प्रपोज किया गया था तो उस समय में मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया। मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा भी उसको एंडोर्स किया गया था। तो आप देखिए कि यहाँ पे कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है। तो ये सभी जो वाइटल प्रोसेस की जो नीड है वो आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर के वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वो सब यहाँ पे आपको पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक बात समझ में आती है कि पार्लियामेंट सिर्फ कानून बनाने के लिए ही नहीं है।
जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है या पॉलिटिकली वे में जो डेमोक्रेटिक जो टूल्स हैं उनका एग्जीक्यूशन भी आपको पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग है, पार्लियामेंट का जो वर्किंग प्रोसेस है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेजिस्लेचर यहाँ पे जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको यहाँ पे अकाउंटेबल रखने में हेल्प करता है। हमने अकाउंटेबल के बारे में ऑलरेडी देखा कि क्वेश्चन आवर्स और जीरो आवर्स के थ्रू या और भी बहुत तरीके के ऐसे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को जवाब देना होता है। तो गवर्नमेंट की जवाबदेही यहाँ पे बनती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बात समझ में आती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए, क्योंकि हमको पता है कि राज्यसभा और लोकसभा दो हाउस यहाँ पे होते हैं, जिसके अंदर राज्यसभा के अंदर यहाँ पे बहुमत अगर ना भी हो तो गवर्नमेंट फ्रेम हो सकती है, गवर्नमेंट बन सकती है क्योंकि उनका लोकसभा के अंदर बहुमत है। क्योंकि राज्यसभा यहाँ पे हाउस ऑफ एल्डर्स या हाउस ऑफ स्टेट्स के रूप में उसको जाना जाता है। तो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के लिए। स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसे जो टॉपिक्स हैं, ऐसी जो लाइंस हैं, ये आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट के लिए है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द डेट लोकसभा। ये पूछा भी गया है इससे पहले प्रीलिम्स 2013-14 के समय में इन स्टेटमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है, हमने जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को जो चूज किया है उसको मोर अकाउंटेबल रखने के लिए पार्लियामेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो हमको यहाँ देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे जितने भी जो डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड के अंदर में, उन सभी डेमोक्रेसीज के अंदर हमको देखने को मिलता है कि प्रेजेंट समय में जो लेजिस्लेचर प्रोसेस है वो अपना जो इनका प्लेस है वो यहाँ पे समहाउ लूज करता हुआ दिखाई देता है। जैसे आप भी देखिए कि इंडियन पार्लियामेंट जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन का एक इम्पोर्टेंट फोरम होना चाहिए, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वालिटी आवर्स हैं, जो क्वालिटी समय है जिसके अंदर डिस्कशन हो सकता था, गवर्नमेंट की पॉलिसी का अच्छे से क्लोज बाय क्लोज एनालिसिस हो सकता था, वो वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो कोई भी गवर्नमेंट बिल है जो कमेटी स्टेज के थ्रू जाते थे, वहाँ पे बिल का कंप्लीटली स्क्रूटनाइज किया जाता था, बिल को क्लोज बाय क्लोज। तो वो वहाँ पे स्क्रूटनाइज का जो प्रोसेस है वो भी आजकल गवर्नमेंट के द्वारा उसको रिड्यूस कर दिया गया है। उसको यहाँ पे बिल को कमेटी स्टेज के अंदर में नहीं भेजा जाता है। तो वो बेसिकली गवर्नमेंट का यहाँ पे इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट होता है कि कमेटी स्टेज में किसी भी बिल को भेजने की वजह से जो यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। स्लो हो जाने की वजह से हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे जो यहाँ पे दोनों हाउस हैं उसके अंदर में प्रपोज करते हैं, वहाँ से उसको पास किया जाता है और पास करने के साथ में प्रेसिडेंट का असेंट बनने के साथ ही वो बिल यहाँ पे कानून बन जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखने की इम्पोर्टेंट बात है कि कमेटी स्टेज के अंदर में एक तो जो स्पीडी प्रोसेस है, स्पीडी प्रोसेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और ये ही प्रोसेस आपको हेल्प करता है यहाँ पे अगर दो हाउस हैं किसी भी पार्लियामेंट के अंदर में, तो वहाँ पे भी जो स्पीडी प्रोसेस है जिसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा स्पीड के थ्रू या कुछ ऐसे कानून लाए जा सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर के अंदर है कि जो अगेंस्ट द कंट्री हों या सोशल हार्मनी के अगेंस्ट में हो, तो उनको रिड्यूस करने में ये डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन से लोगों को पता लगता है, तो उसको रिड्यूस करने में या उसकी स्पीड को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है बाईकैमरल सिस्टम से भी, और जो कमेटी स्टेज है उससे भी हमको यहाँ पे देखने को ये पता लगता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया के अंदर भी आपको देखने को मिलता है कि जो कैबिनेट की इनिशिएटिव पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट के एजेंडा के थ्रू यहाँ पे कैरी की जाती हैं। पार्लियामेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है जो क्रिटिक्स के जो रिमार्क हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं मैक्सिमम प्रोटेस्ट के समय में वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देती हैं। कभी भी क्वालिटी डिस्कशंस है वो यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ दिखाई देता है। जो स्ट्रॉन्ग लीडर है वो फेस है पार्लियामेंट का, उसको पार्लियामेंट को सेटिस्फाइड या आंसर देने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो कोई भी अगर पार्टी है वो अगर पावर के अंदर है तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आपको रिड्यूस हो जाती है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। उनके द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसी लाई जाती हैं जो आपको कंटिन्यू
उनके द्वारा रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती हैं या ऐसी पॉलिसी लाने की कोशिश की जाती है अगर उनके पास मेजॉरिटी है, क्योंकि मेजॉरिटी के थ्रू यहाँ पे कोई भी जो बिल है उसको यहाँ पे वो पास करवा सकते हैं। तो ये भी कुछ यहाँ पे डिक्लाइन है या इसके अगर हम बात करें कुछ कॉन्स हैं इस प्रोसेस के, तो ये हमें पार्लियामेंट्री प्रोसेस के अंदर देखने को मिलता है। बट आपको ये इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, हर बार जब भी हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट का सेशन होता है तो पार्लियामेंट के सेशन के बाद में हर एक न्यूज़पेपर के अंदर एक रिपोर्ट निकलती है कि कितना क्वालिटी आवर्स यहाँ पे डिस्कशन हुआ या वर्किंग कितना हुआ क्वालिटी आवर्स। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, जो क्वालिटी डिस्कशन है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है समय समय के अनुसार। 20% या अगर हम बात करें जो टोटल टाइम का 30% इतना ही समय होगा जो यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। सेकंड, हमको यहाँ देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे जो कानून हैं, काफ़ी सारे जो एक्ट्स हैं या बिल्स हैं वो यहाँ पे पास करवा लिए जाते हैं 2 मिनट के डिस्कशन से, 5 मिनट के डिस्कशन के थ्रू ही यहाँ पे आपको पास करवा लिए जाते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे जो लेजिस्लेचर की जो इम्पोर्टेंट एक पोजीशन है वो उसके अंदर जो डिक्लाइन होता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि पार्लियामेंट के अंदर भी हमको यहाँ पे 2 हाउस दिखाई देते हैं। अगर आप मैक्सिमम डेमोक्रेसीज की बात करोगे तो मैक्सिमम डेमोक्रेसीज के अंदर हमको 2 हाउस हैं वो दिखाई देते हैं। चाहे आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर लीजिए, चाहे आप जो ब्रिटेन की यहाँ पे पार्लियामेंट है उनकी बात कर लीजिए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट जिसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं, बिकॉज जहाँ पे वो लोकेटेड है उस एरिया को वेस्ट मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है, इस वजह से उसको वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। स्टूडेंट, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस का होना, यहाँ पहली बात तो बाइकैमरल सिस्टम को शो करना। यहाँ पे आपको देखिए कि हमारा आज़ादी से पहले ही हमारे इंडिया के अंदर में इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स या अगर हम बात करें जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट हैं वो पास किए गए थे ब्रिटिश समय में, तो उसी समय से हमको यहाँ बाइकैमरल सिस्टम में वो देखने को मिला। तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट टाइम जो बाइकैमरल सिस्टम जो आया था वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमको देखने को मिला, तो वो कब देखने को मिला था बाइकैमरल सिस्टम सेंट्रल, अगर हम असेंबली की बात करें तो वो कब आया था उसके बारे में आज आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो स्टूडेंट, जैसे ही हमारा कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद होने के साथ ही हमने यहाँ पे जो वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे हमने अडोप्ट किया। उसको अडोप्ट करने के बिहाइंड में रीज़न ये भी था कि इंडिया कंटिन्यू अवेयर था इस कॉन्सेप्ट के साथ में, और अवेयर होने के साथ साथ इंडिया यहाँ पे चेंज नहीं करना चाहता था। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फाउंडर थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स थे, उन्होंने उस समय में सोचा कि इंडिया का यहाँ पे कंटिन्यू इस वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ में कंटिन्यू एंगेजमेंट होने की वजह से ये यहाँ पे मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। इसी वजह से हमने इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडोप्ट किया। बाइकैमरल सिस्टम्स को हमने अडोप्ट किया है। बाइकैमरल सिस्टम्स में हमको आपको यहाँ देखने को मिलेगी, एक होती है हमारे यहाँ पे राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में भी जाना जाता है या हाउस ऑफ स्टेट के रूप में भी उसको हम बताया करते हैं। सेकंड होती है हमारे यहाँ पे लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल्स के रूप में भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, आप देखिए बेसिकली हमको यहाँ पे जानकारी मिलती है कि हमारे यहाँ पे जो छः स्टेट भी ऐसे हैं जहाँ पे बाइकैमरल जो लेजिस्लेचर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो छः स्टेट हैं उसमें आप देखिए कि आंध्र प्रदेश है जहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका और महाराष्ट्र है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी हुआ करता था, बट 2019 में जब जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया और उसको यूटी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया, तो वहाँ पे जो बाइकैमरल सिस्टम है उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बाइकैमरल सिस्टम को अडोप्ट करने के बिहाइंड में जो रीज़न था वो ये था कि आप देखिए कि लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शन होता है, लोग वहाँ पे वोटिंग करते हैं। तो वहाँ पे राज्यसभा का क्रिएशन किया गया कि राज्यसभा के थ्रू ऐसे एल्डर पीपल,
ऐसे यहाँ पे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं जो यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस के अंदर नहीं जा सकते, उनको यहाँ पे ऐड किया गया, उनको यहाँ पे लगाया गया कि आप यहाँ इन लोगों को आप राज्यसभा के थ्रू ला सकते हो। बट अगर हम प्रेजेंटली बात करें, यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म भी निकल के आता है। क्रिटिसिज्म ये निकल के आता है कि प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो काफ़ी बार आपने न्यूज़पेपर्स के अंदर रीड किया होगा कि राज्यसभा की जो सीट है, स्पेशली ये रीजनल पार्टीज़ के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, या ऐसी पार्टी जो अभी अपने इनिशियल फेज में हैं, तो अपनी जो राज्यसभा की जो सीट है वो यहाँ पे जो बिजनेस पीपल्स हैं, बिजनेस पीपल्स को सेल कर देती हैं कुछ पैसों के अंदर में, कुछ पैसों के यहाँ डीलिंग के थ्रू। तो इस तरीके से जो राज्यसभा एक यहाँ पे सेकंड हाउस है, राज्यसभा सेकंड हाउस है, एल्डर पीपल्स के लिए था। कुछ ऐसे जो एक्सपर्ट पीपल्स हैं जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर नहीं जा सकते, तो उनको यहाँ पे इलेक्ट करने से रिलेटेड ये हाउस बनाया गया था कि उन लोगों को हमको यहाँ पे जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप सपोज कीजिए कोई साइंटिस्ट है, तो आपको इस तरीके के जो एक्सपर्ट पीपल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि ये लोग मास बेस नहीं होता है इन लोगों का। अब मास बेस की बात करें कि इन लोगों को पॉलिटिशियन एक डिफरेंट क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस एक डिफरेंट टाइप की क्वालिटी होती है, वो हर पर्सन के अंदर नहीं पाई जा सकती। आप देखिए कि हमारे प्रेजेंटली जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जो एक्स हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर भी रहे हैं, तो वो अगर हम बात करें कि प्रेजेंटली राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर नहीं हैं, तो जो अपने डोमेन में एक्सपर्ट पीपल्स हैं उनको यहाँ पे अगर हमको कैबिनेट के अंदर ऐड करना है, जिससे हम यहाँ पे कैबिनेट को यहाँ बेटर वे में परफॉर्म कर पाएँ। आप देखिए कि जयशंकर सर जिस तरीके से इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन फॉरेन सर्विस को हैंडल कर रहे हैं, तो वो उनका डोमेन है और वो उसी से रिलेटेड है। तो इस वजह से यहाँ पे बाइकैमरल सिस्टम यहाँ पे हेल्प करता है। सेकंड, आपको बाइकैमरल सिस्टम है वो हेल्प करते हुए दिखाई देगा कि जो अगर लोकसभा के अंदर कोई गवर्नमेंट है उसका मेजॉरिटी है, और राज्यसभा के अंदर आप देखिए कि राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। हर एक स्टेट की कुछ सीटें वहाँ फिक्स हैं, तो कुछ स्टेट के अंदर अगर किसी गवर्नमेंट का चेंज होता है या गवर्नमेंट का वहाँ पे गवर्नमेंट बदलती है, कोई अपोजिशन पार्टी या रीजनल पार्टी का गवर्नमेंट वहाँ पे आता है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा राज्यसभा के अंदर में। और इसी प्रोसेस के थ्रू आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात देखने को ये मिलेगी कि राज्यसभा कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई ऐसा बिल है जो अगेंस्ट सोशल हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट में लाया गया, या मेजॉरिटी होने की वजह से वो कोई भी बिल ऐसा पास करवाना चाहते हैं, तो उसका जो स्पीड प्रोसेस है उसको रिड्यूस कर सकता है राज्यसभा, उस बिल को रोक सकता है अगर ऑर्डिनरी बिल है। अगर मनी बिल के रूप में प्रपोज किया गया तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि मनी बिल में राज्यसभा की जो पोजीशन है वो डिक्लाइन होती है। इसके बारे में हम इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कैसे मनी बिल के थ्रू यहाँ पे राज्यसभा को सिर्फ 14 डेज का समय होता है। 14 डेज के अंदर वो सजेशन दे भी सकता है, सजेशन अगर नहीं भी देता है राज्यसभा उस बिल के रूप में, तो उसको ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। तो इस तरीके से जो बाइकैमरल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि जो हमारे स्टेट्स के अंदर में जो बाइकैमरल सिस्टम है, जैसे आप देखिए कि कुछ स्टेट्स हैं, ये 6 स्टेट हैं जिनके अंदर में बाइकैमरल सिस्टम है। तो इन 6 के 6 स्टेट में आप सबसे पहले एक कमेंट सेक्शन के अंदर एक बात बताना कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जब बनते हैं, या जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ बनाई जाती है, वहाँ पे ये बताना कि मैक्सिमम सीट कितनी होनी चाहिए। जैसे हम देखिए कि राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीट हैं वो आपको 250 देखती हैं, और प्रेजेंटली अगर जो सीट्स हैं उनकी जो संख्या है वो 250 से कम है जो प्रपोज हैं। तो स्टूडेंट्स, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है ये वेरी करती है स्टेट के अकॉर्डिंग, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की, तो राज्यसभा जिसको यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में माना गया है, हर स्टेट का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कम्प्लीटली अपोजिट हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर हमारे से कम्प्लीटली अपोजिट है,
वहाँ पे जो हाउस ऑफ सीनेट है जिसके अंदर हर एक स्टेट का वहाँ रिप्रेजेंटेशन है, तो वहाँ पे आपको हमको देखने को मिलेगा क्या जो यूएसए के अंदर टोटल 50 स्टेट हैं और हर स्टेट को वहाँ पे 2 सीट दी गई हैं। इसकी वजह से टोटल वहाँ पे 100 वहाँ पे बनता है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर में, तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो हाईएस्ट सीट है 31 आपको देखने को मिलेंगी। राजस्थान में ये 10 सीट हैं राज्यसभा के अंदर में। अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर आपको 5 सीट ही देखने को मिलेंगी। दिल्ली के अंदर आपको 3 सीट देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से राज्यसभा की जो सीट हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, स्टेट का कितना यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, स्टेट के अंदर में कितनी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करती हैं। राज्यसभा एक इम्पोर्टेंट हाउस है एल्डर पीपल्स के लिए, एक्सपर्ट पीपल्स को यहाँ पे पॉलिटिकल डोमेन में लाने के लिए, उनकी एक्सपर्ट जो सर्विस है, जो एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ करने के लिए, उनको कैबिनेट में इंडक्ट करने के लिए। बट इसका क्रिटिसिज्म भी है, प्रेजेंट समय में गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे पॉलिटिशियंस जो डायरेक्टली इलेक्शन में डिफीट हो जाते हैं उनको यहाँ पे राज्यसभा के थ्रू हाउस के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर एंटर की जाती है। तो ये यहाँ पे इसका अपोजिशन है, ये क्रिटिसिज्म है, प्रेजेंट समय में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारे मिनिस्टर्स हैं जो यहाँ पे डिफीट होते हैं, डिफीट होने के बाद में उनको राज्यसभा के थ्रू एंटर कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हो तो मिनिमम जो एज है वो 30 ईयर्स है। मिनिमम एज कितनी है? 30 ईयर्स। और इनका जो टाइम पीरियड होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6 ईयर। अगर आप राज्यसभा के एमपी के रूप में इलेक्ट होते हो तो आप यहाँ पे 6 साल के लिए आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हो। सेकंड, आपको इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये पता लगती है स्टूडेंट्स कि राज्यसभा के जो मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो हर 2 साल के अंदर आपको होता हुआ दिखाई देगा। हर 2 साल के अंदर इसका इलेक्शन होता है। हर 2 साल के अंदर इसका इलेक्शन होने की वजह से स्टूडेंट्स इसके जो मेंबर्स हैं वो कुछ मेंबर्स जा रहे होते हैं, कुछ मेंबर फिर नए आते हैं नए सेशन के समय में वहाँ से इलेक्ट होके। इस वजह से राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, कंटिन्यूअस हाउस है, ये कभी भी यहाँ पे डिजोल्व नहीं होता है। आपको देखने को मिलेगा, ये राज्यसभा की सबसे इम्पोर्टेंस है। इसी को देखते हुए राज्यसभा को जब पहली बार इलेक्ट किया गया था, जब पहली बार इसके लोग आए थे, तो वहाँ पे लॉटरी प्रोसेस किया गया, यहाँ पे ड्रॉ निकाला गया, कुछ लोगों को वहाँ पे रिटायर किया गया, फिर कुछ लोगों को ऐड किया गया वहाँ पे ड्रॉ के थ्रू। फर्स्ट राज्यसभा के अंदर इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस किया गया था। तो ये हमको राज्यसभा के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकसभा की, तो स्टूडेंट्स लोकसभा बेसिकली डायरेक्टली हाउस ऑफ पीपल है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर लोग यहाँ पे इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ये आपको लोकसभा के अंदर देखने को मिलेगी। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो यहाँ पे 25 होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए, और 5 साल के लिए यहाँ पे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हो। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये 5 साल यहाँ पे गारंटी नहीं है। अगर लोकसभा समय से पहले डिजोल्व हो जाती है, समय से पहले लोकसभा को भंग कर दिया जाता है किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, तो ये आपके 5 साल यहाँ पे फिक्स नहीं है। सेकंड, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आपको देखने को मिलती है, अगर कोई कोalition की गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है, कोalition मतलब 2 या 3 पार्टीज के जो यहाँ पे अलाइंस करके गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है, और कोई एक पार्टी के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता है, तो भी यहाँ पे ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जल्दी इलेक्शन हो सकता है। अगर विड्रॉ कर लिया, इसके बाद में कोई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होती है, कोई अलाइंस नहीं बनता है, तो इस तरीके से आपको लोकसभा के अंदर देखने को मिलेगा। सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और निकल के आती है कि कभी कभी आपको बाई इलेक्शन देखने को मिलते हैं। अगर कोई मेंबर है लोकसभा का, उसकी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाने की वजह से या उसका जो यहाँ पे सीट है वो वैकेंट हो जाती है डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, या किसी और रीजन की वजह से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, इस वजह से यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाती है, सीट यहाँ पे वैकेंट होती है, तो वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन होता है, उसको हम बाई इलेक्शन के रूप में देखते हैं। स्टूडेंट्स, बाई इलेक्शन जब नहीं होगा जब लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 6 महीने ही बचा है ख़त्म होने में, 6 महीने या 1 साल का समय बचा है, तो वहाँ पे बाई इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
स्टूडेंट्स यहाँ पे हर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को समय समय के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, कुछ नई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐड की जाती हैं, कुछ वहाँ पे एरिया को यहाँ पे चेंज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं वो फिक्स कर दी गई थी 1971 का जो हमारा ये सेंसस था उसके बाद में। इनसे रिलेटेड एक यहाँ पे कमीशन बनता है जिसको डीलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन का जो मेन वर्क है वो ये है कि डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बनाई जाती हैं उनको चेंज करना है, किस तरीके से उनको जो वहाँ पे कोई एरिया को रिड्यूस करके दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐड करना है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ एरिया हैं जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया यहाँ पे ऐड करना है। तो इस तरीके से जो वर्क है वो डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। डीलिमिटेशन कमीशन का अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 82 के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया जाता है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन कमीशन बना था, इस वजह से भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था कि डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यसभा और लोकसभा की, हमने उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा कि पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, पार्लियामेंट के अंदर जो डिफरेंट हाउसेज हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है उन सब के बारे में देखा। अगर अब यहाँ पे हम देखें कि पार्लियामेंट किस तरीके से यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उन सब प्रोसेस के बारे में अगर हम देखें तो वो हम यहाँ पे कुछ ऐसे टूल हैं पार्लियामेंट के पास में जिसके थ्रू वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उनके पास है लेजिस्लेटिव फंक्शन। स्टूडेंट्स लेजिस्लेटिव बेसिकली यहाँ पे बताया गया है व्हाट डज द पार्लियामेंट डू, पार्लियामेंट के ऐसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाता है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है कि पार्लियामेंट का यहाँ पे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, इम्पोर्टेंट ऐसे क्या क्या काम हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। क्योंकि हमने देखा ना पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंट पोजीशन क्या है, पार्लियामेंट का के अंदर जो बाई कैमरल सिस्टम है, जो यहाँ पे 2 हाउस हैं वो उसके बारे में हमने देखा, लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में हमने देखा। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि पार्लियामेंट, व्हाट डज द पार्लियामेंट डू, पार्लियामेंट क्या काम करता है। लॉ मेकिंग तो करता ही करता है, उसके साथ कुछ ऐसे फंक्शंस हैं उनको भी यहाँ पार्लियामेंट के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो उन सब के बारे में अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट निकल के आता है लेजिस्लेटिव फंक्शन। स्टूडेंट्स लेजिस्लेटिव फंक्शन बेसिकली लॉ मेकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। तो कानून बनाने का जो काम है वो पार्लियामेंट के अंदर ही होगा, उसको किस तरीके से बनाना है, डिफरेंट तरीके हैं, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, क्या कोई ऑर्डिनरी बिल है, कोई सिंपल अगर थिंग्स से रिलेटेड है तो उसको ऑर्डिनरी बिल के अंदर रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के अंदर चेंज किया जाता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रखा जाता है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव फंक्शन है, जो कानून बनाने का जो काम है यहाँ पे मेन काम है पार्लियामेंट का। सेकंड, यहाँ पे अपना एग्जीक्यूटिव है उसको कंट्रोल करना, उसको अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करने का काम भी है। वो आप देखिए कि हमने अभी डिस्कस भी किया है कि कैसे क्वेश्चन आवर और 0 आवर के थ्रू एग्जीक्यूटिव से कंटिन्यू क्वेश्चन किए जाते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी को चेक किया जाता है। उनका यहाँ पे अगर अकाउंटेबिलिटी सही नहीं है या इस तरीके से गवर्नमेंट का जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है वो लॉस हो रहा है तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव किया जा सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में। तो इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके के जो फंक्शंस हैं वो आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगी पार्लियामेंट के अंदर में। थर्ड, अगर हम इम्पोर्टेंट एक फंक्शन की बात करें, दिस इज़ अबाउट द फाइनेंशियल फंक्शन। तो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल फंक्शन के लिए आप देखिए कि जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जिसको हम बजट भी बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, बजट। ये आपको आर्टिकल 112 के अंदर आपको दिखाई देगा, आर्टिकल 1112 के अंदर में फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में, जो इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं बजट को। तो स्टूडेंट जो फाइनेंशियल फंक्शन है वो भी आपको पार्लियामेंट के अंदर ही परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। बजट है जिसको यहाँ पे प्रपोज किया जाता है लोकसभा के अंदर में, लोकसभा के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच होता है,
फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा स्पीच दिया जाता है लोकसभा में, फिर उसके द्वारा उसको अप्रूवल किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट काम है कि हर साल गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्सेशन से रिलेटेड जो यहाँ पे लॉ लेके आने हैं, तो वो सब आपको पार्लियामेंट के अंदर ही देखने को मिलेगा फाइनेंस से रिलेटेड। फोर्थ, अगर हम बात करें, रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, हमारे पार्लियामेंट के अंदर में हमारा कंट्री काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, कहीं ट्राइबल पीपल्स हैं, कहीं पे मार्जिनल सेक्शन हैं, कहीं पे आपको फॉरवर्ड पीपल मीन्स दे आर द मोर एंड पावरफुल, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी सेक्शंस का, सभी का रिप्रेजेंटेशन हमको पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलता है। यहीं पे हमको यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये भी पता लगती है कि कुछ ऐसी सीट्स हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो हमारे मार्जिनल सेक्शंस हैं, उनके लिए भी रिजर्व सीट आपको दिखाई देती हैं। पार्लियामेंट का जब डायरेक्टली इलेक्शन होता है, लोकसभा का जो डायरेक्टली इलेक्शन होता है, लोगों के द्वारा जहाँ पे चूज किया जाता है, तो वहाँ पे रिजर्वेशन प्रोसेस भी आपको दिखाई देगा। स्टूडेंट, रिजर्वेशन प्रोसेस यहाँ बेसिकली इस वजह से दिया गया था कि ऐसी मार्जिनल सेक्शन जिनको पॉलिटिकल एम्पावर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, पॉलिटिकली उनको इक्वलिटी लाना, पॉलिटिकली उनको एम्पावर करना, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उन सेक्शंस का। तो इस वजह से उन सेक्शंस को यहाँ पे बेसिकली रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया। तो रिप्रेजेंटेशन हमारा जो डाइवर्स जो कल्चर है, सोसाइटीज़ हैं, उन सभी का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट के अंदर में। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पार्लियामेंट यहाँ पे एक एपिटोम या इम्पोर्टेंट यहाँ पे फोरम के रूप में वर्क करता है, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन के रूप में। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया जाता है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा। कुछ पॉलिसी हैं उनको डिस्कस भी किया जाता है, उनका डेलिब्रेशन भी होता है, क्लोज बाय क्लोज उसका एनालिसिस भी होता है। तो पार्लियामेंट का जो इम्पोर्टेंट वर्क है, डिबेटिंग, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ऐसे लॉ मेकिंग प्रोसेस जो आप देखें कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करने की कोशिश की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की जाती है। कोई एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसा कमीशन है, आप देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है, उसको अभी रिसेंटली ही क्रिएट किया गया है 2-3 ईयर्स बैक में। तो वो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस हैं वो भी यहाँ पे लाए जाते हैं। इलेक्टोरल फंक्शन की बात पता लगती है, जैसे आप देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पे आपको जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो लोग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उनका यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको चेंज किया जा सकता है, वो पार्लियामेंट के थ्रू ही हो सकता है अगर किसी भी इलेक्शन प्रोसीजर को चेंज करना है। और आपको जुडिशियल फंक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। जुडिशियल फंक्शन आप देखिए कि कैसे जो नंबर ऑफ जजेज हैं उनकी जो संख्या है उसको यहाँ पे इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, या जो हाउस, जो बेसिकली हाई कोर्ट की जो बेंचेज हैं उनका जो लोकेशन है वो चेंज करनी है, जो नई बेंच है वो और कहीं ओपन करनी है। तो उसकी वजह से उसके भी लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ जजेज का अपॉइंटमेंट, उनका यहाँ पे अगर हम बेसिकली बात करें कि जो जजेज हैं उनको, उनकी जो संख्या है वो इंक्रीज करनी है, वो कम्प्लीटली यहाँ पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि नंबर ऑफ जजेज का अपॉइंटमेंट, बेसिकली जजेज को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, बट वहाँ पे गवर्नमेंट का पावरफुल है, पार्लियामेंट वहाँ पे इतना पावरफुल नहीं है। जो गवर्नमेंट पावर के अंदर होती है वो वहाँ पे पावरफुल होती है लिटिल बिट। उनका यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है वो चलते भी हैं, क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम है, जो टॉप लॉयर्स हैं उनके द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि किसको यहाँ पे अपॉइंट करना है, नया जो जज है वो किसको बनाना है। बट यहाँ समहाउ गवर्नमेंट के द्वारा भी कोशिश की गई थी, जो चेंज लाने की कोशिश की गई थी जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम के अंदर में, फिर उसको एनजीएसी केस को यहाँ पे स्ट्रक डाउन कर दिया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हार्म कर रहा था। उसके बारे में वो करंट अफेयर का सेक्शन है, उसके बारे में हम जुडिशरी का जब चैप्टर आएगा तो उसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट के फंक्शन हैं, कानून बनाना, डिस्कशन करना, डेलिब्रेशन करना, सभी लोगों का यहाँ रिप्रेजेंटेशन होना, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना,
तो इसके अलावा हमको देखने को मिलेगा कि एग्जीक्यूटिव को किस तरीके से कंट्रोल करना, उसको अकाउंटेबल रखने की कोशिश करना। फाइनेंशियल फंक्शन में जो बजट है वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही प्रपोज किया जाता है, तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा हैं, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे लोकसभा और राज्यसभा की जो पावर्स हैं, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट उनका वर्क है, उसके बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश करें, उनको यहाँ पे कंपेयर करें, तो स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे वर्क हमको देखने को मिलता है लोकसभा का। लोकसभा मोर पावरफुल है। लोकसभा के पास में कुछ ऐसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो राज्यसभा को वो पावर नहीं है, बट यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल पावर भी देखने को मिलती हैं कि वो सिर्फ राज्यसभा को हैं। जैसे ऑल इंडिया सर्विस, कोई ऑल इंडिया सर्विस जो आर्टिकल 312 के अंदर जिसको क्रिएट किया जाता है, तो उसको क्रिएट करने की जो पावर है वो राज्यसभा के थ्रू है। कोई भी स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर में कोई ऐसा सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो वो यहाँ पे राज्यसभा के पास ही पावर है और लोकसभा के लिए नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सब जो कुछ बातें हैं वो हमको यहाँ पे पता लगती हैं लोकसभा और राज्यसभा के रूप में। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर जो यूनियन लिस्ट है, आप देखिए कि हमारे जो शेड्यूल 7 है, जो हमारा शेड्यूल 7 है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो लिस्ट है वो बताई गई हैं। तो हमारी जो यूनियन लिस्ट से रिलेटेड जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो यहाँ पे लोकसभा को मिला हुआ है। लोकसभा के द्वारा यहाँ पे कानून बनाया जाता है। लोकसभा को स्पेशल पावर है मनी बिल के रूप में। जो मनी बिल है, मनी बिल से रिलेटेड जो पावर है वो लोकसभा को ही है। उस बिल को हमेशा प्रपोज किया जाएगा लोकसभा के अंदर में। अगर ऑर्डिनरी बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो वो तो आपको राज्यसभा के अंदर भी देखने को मिलेगा कि राज्यसभा के अंदर भी उनको प्रपोज किया जाता है। तो यहाँ पे मनी बिल जो है वो लोकसभा के अंदर आएगा। जब भी मनी बिल की बात आएगी तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, क्योंकि जो मनी बिल है उसको प्रपोज किया जाता है हमेशा लोकसभा के अंदर में। सेकंड यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात ये पता लगती है कि मनी बिल के अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि राज्यसभा वहाँ पे पावरफुल नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे जो लोकसभा है उसके द्वारा एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। उनके द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग डिस्कशंस हैं, वो सब किए जाते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट का अगर हम बात करें इलेक्ट किस तरीके से करना है, उनका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको यहाँ पे रिमूव करने का जो यहाँ पे पावर है वो कम्प्लीटली यहाँ लोकसभा मोर पावरफुल है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको बात देखने को मिलेगी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं कि जो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है, उनके रिमूवल का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो यहाँ पे इनिशिएट होता हुआ आपको दिखाई देगा। सिर्फ राज्यसभा के अंदर उसको इनिशिएट किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये कि यहाँ पे मोशन लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे प्रपोज किया जाएगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो अपने जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे हाई होने चाहिए लोकसभा के अंदर में। किसी भी गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट उस समय में पावर में है, तो वो सब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेज हैं लोकसभा और राज्यसभा में हमने यहाँ पे देखा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कुछ स्पेशल पावर हैं राज्यसभा की, जैसे आप देखिए कि ऑल इंडिया सर्विस का जो क्रिएशन है ये आपका एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है। या आप जब लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो रीड करोगे, लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर चैप्टर 22 है पार्लियामेंट, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वहाँ पे जो ऑल इंडिया सर्विस हैं आर्टिकल 312, जिसमें ऑल इंडिया सर्विस में आप देखिए कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है। तो इस तरीके की जो सर्विस हैं इनका अगर ऐसी कोई सर्विस है उसका क्रिएशन किया जाता है तो वो यहाँ पे राज्यसभा को मोर पावरफुल है, क्योंकि आर्टिकल 312 के थ्रू उसको क्रिएट किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर कोई ऐसा कानून है जो स्टेट लिस्ट के अंदर में कोई सब्जेक्ट है वो मेंशन है, जैसे आप देखिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, बट सभी जगह स्टेट का नहीं है। कुछ जगह जो पुलिसिंग है वो यहाँ पे सेंटर के पास में भी है, आप देखिए कि यूटीज के अंदर में। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर है कोई सब्जेक्ट है स्टेट का और वहाँ पे अगर
कानून बनाती है राज्यसभा, तो राज्यसभा वहाँ कानून बना सकती है, लोकसभा वहाँ नहीं बना सकती है। ये सब हमको यहाँ देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि कैसे यहाँ पे किसी भी जो बिल है उसको एक्ट बनाया जाता है, कैसे उसको यहाँ पे कानून बनाया जाता है। सबसे पहले कोई भी बिल है अगर गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया जाता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले उसको यहाँ पे आप सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, उसको पब्लिक डोमेन के अंदर रखा जाएगा। बिल को यहाँ पे पब्लिक डोमेन के अंदर रखा जाएगा, लोगों के द्वारा वहाँ कंसल्ट किया जाएगा, लोग अपना वहाँ पे अपना जो उनका जजमेंट है वो दे सकते हैं, बता सकते हैं। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में भी बहुत सारी जो हमारी जो MyGovernment.in जो साइट है वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नया बिल लाया जाता है, जो भी नया यहाँ पे कानून लाने की कोशिश की जाती है, उसको यहाँ पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। पब्लिक डोमेन में रखने के बाद में हमको पता लगता है कि पब्लिक के द्वारा वहाँ कंसल्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है कि ये दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पे बिल को प्रपोज किया गया है लोकसभा के अंदर में, तो फर्स्ट यहाँ पे बिल को प्रपोज किया जाएगा। बिल को प्रपोज करने के साथ में इसका आता है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में आपको देखने को मिलेगा कि बिल को यहाँ पे प्रपोज कर दिया गया, उसका इंट्रोडक्शन कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे बिल है उसको यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग में स्क्रूटनाइज किया जाता है कमेटी स्टेज पे। सेकंड, यहाँ पे भी जब बिल यहाँ से कंप्लीट होने के बाद जब इस हाउस के अंदर जाएगा तो वहाँ पे भी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, प्रपोज किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग के थ्रू यहाँ पे कमेटी स्टेज के अंदर में बिल आएगा। और कमेटी स्टेज के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों हाउसेज की यहाँ पे जॉइंट कमेटी बना दी जाती है। जो दोनों हाउस हैं, जब यहाँ पे लोकसभा के अंदर ही बिल प्रपोज किया गया उसी समय में यहाँ पे दोनों हाउसेज की जॉइंट कमेटी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो क्रिएट कर दी गई। तो जब बिल यहाँ से कंप्लीट होके यहाँ पे अगर जाएगा सेकंड हाउस के अंदर, जब बिल प्रपोज होगा और वहाँ पे रखा जाएगा, तो उस समय में वहाँ कमेटी स्टेज पे ना जाके यहाँ पे सीधा डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन और डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू यहाँ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे प्रपोज किया गया, प्रपोज के बाद में कमेटी स्टेज पे जाता है। कमेटी स्टेज पे अगर नहीं किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा अगर कमेटी स्टेज पे नहीं सेंड किया जाता है बिल को, तो वहाँ पे उसके ऊपर डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन होगा। कमेटी स्टेज में आपको देखने को मिलता है कि उसके ऊपर जो किसी भी बिल के ऊपर में जो यहाँ पे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन होता है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन मोर डिटेल वे में होता है। क्लोज बाय क्लोज बिल को स्क्रूटनाइज किया जाता है, उसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे कमेटी स्टेज के बाद में डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद में यहाँ पे होता है वोटिंग। फिर सेकंड हाउस के अंदर भी ये सेम प्रोसीजर है। स्टूडेंट, जब दोनों हाउसेज के अंदर में बिल जब इस तरीके से यहाँ पे इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, उसके बाद में बिल को सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट के पास में बिल को सेंड करने के बाद में प्रेसिडेंट को वहाँ पावर होती है कि प्रेसिडेंट क्या तो बिल को अपना असेंट दे दे। असेंट अगर प्रेसिडेंट बिल को देते हैं तो उसके साथ में वो लॉ बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा, बिल बन जाएगा कानून। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर प्रेसिडेंट उसको रिकन्सिडरेशन के लिए सेंड करते हैं, फिर से उसको रिकन्सिडरेशन के लिए सेंड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या पार्लियामेंट को, तो वहाँ रिकन्सिडरेशन के समय में क्या तो पार्लियामेंट को द्वारा कुछ यहाँ पे चेंज किए जाएं, या बिना चेंज करने के बाद में भी अगर पार्लियामेंट फिर से यहाँ प्रेसिडेंट को सेंड करता है तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे अपना असेंट है वो देना ही होगा। प्रेसिडेंट यहाँ पे बाउंड है अपना असेंट देने के लिए। और असेंट के लिए जो आर्टिकल यहाँ यूज किया जाता है वो किया जाता है आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 यहाँ पे यूज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा असेंट के लिए। बेसिकली यहाँ पे ये बात बताई गई है कि कैसे एक बिल है वो यहाँ पे कानून बनता है, उसका क्या प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के बारे में आप डिटेल में अगर आपको रीड करना है तो आप लक्ष्मीकांत का चैप्टर 22 है उसको रीड कीजिए। चैप्टर 22 के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इनको बताया गया है कि कैसे बिल है, बिल को प्रपोज किया जाता है, उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, किस तरीके से उसको क्लोज बाय क्लोज वहाँ पे उससे रिलेटेड वोटिंग होती है, कमेटी स्टेज क्या है, तो उन सब के बारे में डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिल्स की बात की गई है। बिल काफ़ी टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे बिल होते हैं, मैक्सिमम बिल आपको देखने को मिलेंगे कि गवर्नमेंट बिल उनको बोला जाता है। गवर्नमेंट बिल क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो कोई भी मिनिस्टर है उसके द्वारा जो बिल हैं वो प्रपोज किए गए हैं,
अब बिल ऐसे मिनिस्टर के द्वारा ऐसा नहीं है कि किसी के भी मन में आया और कोई भी बिल वहाँ प्रपोज कर दिया। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे कम्प्लीटली कोऑपरेशन के रूप में वर्क करता है। उनके द्वारा एक दूसरे से ही कोऑर्डिनेट करके बिल यहाँ पे प्रपोज किए जाते हैं। तो उन सभी को यहाँ बोला जाता है गवर्नमेंट बिल, चाहे वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो या किसी भी तरीके का बिल हो, उनको यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट बिल के रूप में माना जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तरीके के बिल और आते हैं, उनको बोला जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। आप देखिए कि प्राइवेट मेंबर बिल बेसिकली वो लोग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं है। हो प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, आप सभी लोगों को तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में ऐड नहीं कर सकते। आप देखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोगों को ऐड किया जाता है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कैप है वो लगा दी गई थी कि सिर्फ 15% लोग हैं उनको ही यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह दी जा सकती है, इतने ही लोगों को मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कैपिंग की गई। तो स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो हो सकता है उसी पार्टी से बिलोंग करते हों, जिस पार्टी की सरकार हो उससे हों, या हो सकता है अपोजिशन से हों, तो उन सभी लोगों को यहाँ माना जाता है प्राइवेट मेंबर। तो उनके द्वारा अगर कोई बिल है वो प्रपोज किया जाता है तो उसको आप देखिए कि उसको बेसिकली यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। हमारे एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है केरल से हैं, त्रिवेंद्रपुरम से शशि थरूर हैं, प्रेजेंटली अपोजिशन पार्टी से हैं। उनके द्वारा काफ़ी बिल हैं जो यहाँ प्राइवेट मेंबर के रूप में बिल हैं वो प्रपोज किए जाते हैं। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखने को मिलती है स्टूडेंट कि प्राइवेट मेंबर बिल में जो इम्पोर्टेंट बात आपको देखने को मिलती है कि प्राइवेट मेंबर बिल के समय में जो जिस भी पर्सन के द्वारा वो बिल यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, उनके पास में कोई भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता। जैसे आप गवर्नमेंट के पार्ट हैं या आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट हैं, तो यहाँ पे आप अगर कोई बिल प्रपोज कर रहे हो तो आपके यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं हेल्प करने से रिलेटेड। जिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड आप बिल है आपके पास, तो वहाँ पे आपके सेक्रेटरी हैं। अगर आप प्राइवेट मेंबर बिल यहाँ पे प्रपोज कर रहे हो तो आपको जो बिल है वो खुद को ही प्रिपेयर करना होता है। हो सकता है आप अपने पर्सनल असिस्टेंट्स को इस काम में आप लगा सकते हो, बट वो कम्प्लीटली जो मेंबर है, जो प्राइवेट मेंबर है, उसी के द्वारा वो बनाया जाता है, उसको ड्राफ्ट किया जाता है, उसके बाद में उसको रखा जाता है हाउस के अंदर में। और इनको डिस्कस करने के लिए, प्राइवेट मेंबर लोगों का जो बिल है इनको डिस्कस करने के लिए एक स्पेशल डे भी होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा, आप इसके बारे में गूगल करना कि कौन सा दिन है, सेकंड फ्राइडे का आफ्टरनून के बाद वाला समय है या कौन सा दिन है जो यहाँ पे फिक्स किया गया है कि प्राइवेट मेंबर बिल हैं, उनका जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं उनको वहाँ पे उस दिन डिस्कस किया जाता है। इनकी यहाँ पे इम्पोर्टेंस के बारे में आपको देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करने से रिलेटेड होते हैं। यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट बिल के रूप में पता लगता है मनी बिल। और मनी बिल के रूप में हमने अभी इससे पहले भी देखा कि वहाँ पे लोकसभा मोर पावरफुल होती है। तो जब कभी ऐसी गवर्नमेंट बनती है, ऐसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है जिनका राज्यसभा के अंदर जो वहाँ पे जो मेजॉरिटी नहीं होती है, तो उनके द्वारा इस तरीके से मनी बिल है उसको लाया जाता है। मनी बिल को लाने के साथ साथ उसको यहाँ पे प्रपोज किया जाता है। और मनी बिल को यहाँ पे लोकसभा में ज़्यादा संख्या है पर राज्यसभा में नहीं है, तो राज्यसभा को यहाँ सब्सिडाइज करने की वजह से, राज्यसभा को यहाँ लोअर डाउन करने की वजह से मनी बिल, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको मनी बिल के रूप में पास करवा लिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मनी बिल, जो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है अभी इस लेक्चर में। यहाँ पे एक अब इम्पोर्टेंट बात की गई है स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट बात ये की गई है कि पार्लियामेंट कैसे अपने जो एग्जीक्यूटिव है उनको बेसिकली कंट्रोल करता है, किस तरीके से अपने एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको कंट्रोल करता है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन। स्टूडेंट, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन जो क्वेश्चन आवर होता है, जो पहला फर्स्ट आवर होता है किसी भी दिन का, वहाँ क्वेश्चन आवर उसको बोलते हैं। उसके बाद में चलता है 0 आवर किसी भी पार्लियामेंट्री सेशन का। तो क्वेश्चन आवर और 0 आवर ऐसे आवर हैं, ऐसे वो घंटे हैं, वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको अपना जवाब देने होते हैं, हर एक सब्जेक्ट पे जवाब देने होते हैं। सपोज कीजिए जल शक्ति मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मिनिस्ट्री का आज समय दिया गया है कि आज इनको जवाब देना है। तो ये मिनिस्टर उस दिन हाउस के अंदर प्रेजेंट होंगे,
वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी हैं या इन्हीं की सरकार के जो लोग हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड, अपने स्टेट से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, चाहे वो क्वेश्चंस हैं वो पहले लिख के दे दिए गए, या आपको वहीं पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया, या रिटर्न क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिया गया जिसका रिटर्न जवाब आएगा आपको जो इनके हाउसेज होते हैं उनके ऊपर सेंड कर दिए जाते हैं, वो इनके जो रिटर्न जवाब हैं वो। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन के थ्रू यहाँ एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लॉ का अप्रूवल करना है या रिफ्यूजल करना है ये भी कंप्लीट पावर यहाँ पे पार्लियामेंट को है, एग्जीक्यूटिव को नहीं है कि लॉ को यहाँ पे प्रपोज करना है, लॉ के अंदर किस तरीके से चेंज लाना है नए कानून में। फाइनेंशियल कंट्रोल हमने देखा कि जो बजट है वो प्रपोज ओनली पार्लियामेंट के अंदर होता है, तो जो पैसा है उसको खर्च करने से रिलेटेड किस तरीके से उसको स्पेंड करना है, ओवर स्पेंड तो नहीं कर रहे हैं, तो इन सब का जो यहाँ पे कंट्रोल है वो पार्लियामेंट के पास में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाता है, कोई ऐसा बिल है उसको यहाँ पे प्रपोज नहीं कर पाता, पास नहीं करवा पाता, तो उस बिल को यहाँ पे बेसिकली नहीं पास करवाना माना जाएगा कि गवर्नमेंट का यहाँ मेजॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट नॉट हैव द डेट नंबर्स डेट रिक्वायर्ड फॉर द मेजॉरिटी, तो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट हो जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिफीट हुई हैं, उनकी मेजॉरिटी लॉस्ट हो जाती है, गवर्नमेंट उनकी गिर जाती है। तो ये सब कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू पार्लियामेंट के द्वारा अपनी एग्जीक्यूटिव जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, जिसमें डिस्कशन डेलिब्रेशन है, यहाँ से अकाउंटेबिलिटी रखने की कोशिश की जाती है। इसमें अलग अलग टाइप का डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, अपने जवाब देने होती हैं, जवाबदेही बनती है उनकी। आप देखिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे एड्रेस किया जाता है हाउस को, तो मोशन ऑफ थैंक्स है वहाँ पे पास करवाना ज़रूरी है गवर्नमेंट के पास में, कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स अगर कोई भी गवर्नमेंट पास नहीं करवा पाती तो उसको डिफीट मान लिया जाता है, तो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। इस यहाँ पे अप्रूवल, लॉ का अप्रूवल भी एक पार्लियामेंट को ही पावर है। फाइनेंशियल कंट्रोल जो बजट की बात है वो हमने देखी, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हमने यहाँ पे देखा। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे बात की गई है कि जो कमेटी स्टेज की बात की गई है कि यहाँ पे जो कमेटीज़ बना दी जाती हैं, इन कमेटीज़ के द्वारा किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर में काम किया जाता है, कैसे वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स कमेटी स्टेज बेसिकली किसी भी बिल के अंदर में अगर प्रपोज की जाती हैं, चाहे वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या और भी जो डिफरेंट कमेटीज़ हैं, उनके द्वारा यहाँ पे पार्लियामेंट का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको चेक करने से रिलेटेड ये कमेटी बनाई जाती हैं। बेसिकली ओवरव्यू लेने से रिलेटेड ये कमेटी हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कमेटी। यहाँ पे पार्लियामेंट का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको यहाँ पे मोर अकाउंटेबल बनाने के लिए, जो एग्जीक्यूटिव है उसको मोर रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ये कमेटी हैं वो प्रपोज की गई हैं। वो यहाँ पे जो बेसिकली कमेटी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि कमेटी सिस्टम बेसिकली जो पार्लियामेंट का जो बर्डन होता है, पार्लियामेंट का जो बर्डन है कि आप देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर हर तरीके का जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन है वो नहीं किया जा सकता, कि अगर हर तरीके का डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन होगा तो जो लॉ मेकिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो इन कमेटी स्टेज के थ्रू आपको देखने को मिलेगा जो पार्लियामेंट का जो बर्डन है वो रिड्यूस होता है। पार्लियामेंट का जो बर्डन को रिड्यूस करने में ये कमेटी स्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये काफ़ी तरीके की स्टैंडिंग कमेटी होंगी, एड होक कमेटीज़ होती हैं, का एक्सपेंडिचर बिल्स के ऊपर में कमेटी, डिपार्टमेंट लेवल कमेटी आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरीके की कमेटी हैं। इनसे रिलेटेड एनवी गाडगिल सर ने काफ़ी कुछ बताया गया है कि लेजिस्लेचर का क्या प्रोसीजर है, कमेटी कैसे वहाँ पे यहाँ बैलेंस के रूप में वर्क करती हैं, तो उनके रिलेटेड इन्होंने कुछ कहा है। स्टूडेंट्स इसके अलावा हम देखें, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि पार्लियामेंट कैसे अपने लोगों को कंट्रोल करता है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि कैसे पार्लियामेंट अपने ही लोगों को यहाँ कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता लगा कि पार्लियामेंट है वो एक इम्पोर्टेंट फोरम है किसी भी डेमोक्रेसी में डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन का। डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट फोरम है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपोजिशन को अपनी आवाज़ उठाने के लिए, रेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट
इस प्रोसेस के अंदर में, इस हाउस के अंदर में डेकोरम का होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डेकोरम को मेंटेन करने के लिए इसका एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर बेसिकली यहाँ हाउस का जो बिजनेस है वो किस तरीके से वर्क करेगा, हाउस के अंदर जो डेकोरम है वो किस तरीके से मेंटेन रखेगा, कैसे जो डिस्कशन हो रहे हैं हाउस के अंदर में वो मीनिंगफुल हों, वो नॉन सीरियस डिस्कशन ना हो, जितने भी डिस्कशन हो वो यहाँ पे मीनिंगफुल हों, जिससे कुछ तरीके से पॉलिसी मेकिंग में कोई हेल्प मिले या पॉलिसी मेकिंग में कुछ नई चीज़ें हैं वो ऐड की जा सकें। तो उसके लिए यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम होता है कि कोई भी अनसीरियस जो पर्सन्स हैं उनके बिहेवियर को वो कंट्रोल करता है। किसी भी यहाँ पे मेंबर के द्वारा हाउस के अंदर में अगर डेकोरम को ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो उनको यहाँ पे सस्पेंड करने का अधिकार भी उनको है, वो यहाँ पे सस्पेंड कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके द्वारा यहाँ पे अगेंस्ट द पार्टी लाइन जाके अपनी पार्टी के अगेंस्ट में ही कुछ क्रिएट करने की कोशिश की जाती है तो उनके लिए जो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमको यहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो देखने को मिला। उस एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू हमको देखने को मिला कि किस तरीके से अगर कोई एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या अगेंस्ट द पार्टी विप के थ्रू जाके वर्क करता है तो उसको पार्टी की विप के द्वारा डिस्क्वालीफाई करने के लिए वहाँ पे प्रपोज कर दिया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। अभी आप देखिए कि रिसेंटली एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जो 2 साल तक का कोई हेट स्पीच का उनका क्राइम था, हेट स्पीच की वजह से उनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई तो उनका जो मेंबरशिप है वो चला गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लिली थॉमस केस आया था 2013 के अंदर में, 2013 में लिली थॉमस केस था, लिली थॉमस केस जिसको लोक पहरी केस भी आया है उसके बाद में। तो उसके थ्रू यहाँ पे किया गया कि जो क्रिमिनल पीपल्स हैं जिनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दो, उनकी जो मेंबरशिप वो चली जाती है और उनकी जब सज़ा कंप्लीट होती है उसके बाद में उनका यहाँ पे बेसिकली सज़ा कंप्लीट होने के बाद में वो 6 साल तक इलेक्शन है वो नहीं कंटेस्ट कर सकते। तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है उसको डीक्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स को क्लीनिंग करने से रिलेटेड। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो अगर जो दल बदलू कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, हाउस का जो डेकोरम है उसको मेंटेन करने से ले प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो वर्क है हमने यहाँ पे देखा लिली थॉमस केस है। तो इस तरीके के ये यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू हाउस अपने आप को यहाँ पे कंट्रोल करता है, हाउस के अंदर में जो डेकोरम है और मीनिंगफुल डिस्कशन है वो हो सके उस तरीके से यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ हाउस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। डिफेक्शन के बारे में हमने देखा कि डिफेक्शन अगेंस्ट द पार्टी लाइन जाके करते हैं, बट अगर वो मोर देन 2/3 पीपल हैं वो अगर पार्टी के अगेंस्ट भी जाके कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है कि मोर देन 2/3 अगर लोग हैं, 2/3 अगर पीपल्स हैं वो यहाँ पे जाके कोई भी अगेंस्ट पार्टी करते हैं तो डेट्स शो द कि वो पार्टी से खुश नहीं है, पार्टी लाइन उनको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे ये एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और भी कमेटी होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, एक एथिक्स कमेटी होती है, एक इंक्वायरी कमेटी होती है। तो कोई भी ऐसा मिसकंडक्ट किसी भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, अनएथिकल वर्क किया जाता है तो उन कमेटीज़ के द्वारा भी यहाँ पे इंक्वायर किया जाता है। एथिकल कमेटी और इंक्वायरी कमेटी के द्वारा अगर वो अनएथिकल उनका मिसबिहेवियर पाया जाता है तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है, इवन डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ लेजिस्लेचर प्रोसेस में पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में हमने देखा, कैसे वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, कैसे पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट पोजीशन है पार्लियामेंट की, कि हमारे जो हाउस है, हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके अंदर हाउस के जो डिस्कशन, डेलिब्रेशन, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन, बजट को प्रपोज करना, इस तरीके से जो सभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उन सब के बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो आप यहाँ पे रिवीजन कीजिए, अच्छे से इनको रीड कीजिए। हम नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी आपके लिए लेके आएंगे, आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए क्योंकि हमें जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और ये सभी एनसीईआरटीज़ को जब आप रीड करोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे डेवलप होगी। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए एनसीईआरटीज़ का रीड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू आप पढ़ाई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।